मोदी आएगा तो हिंदू मुस्लिम राइट होंगे, वो तो मोदी नहीं था तब भी हो रहे थे। मोदी आएगा तो मुसलमानों को जो है नुकसान होगा। लेकिन अब आप 10 साल देख चुके हैं, एक लंबा पीरियड। तो अगर होना होता तो हो गया होता अब तक। जिनका कोई मॉडल नहीं है, उनके दो मॉडल है, एक मोदी हटाओ और दूसरा क्या है, हमको लाओ। और फिर हम आएंगे तो वही दंगे फसाद छूटेंगे, वही लोग जो सारा विकास पा करके भी वोट नहीं दे रहे हैं। भाई देखिए, आपको भी कहने में मैं अक्सर देखती हूँ, घर मिला हाँ मिला, अनाज मिला हाँ मिला, ये मिला हाँ, ये इस योजना का लाभ मिला, वजीफे मिले, सब कुछ मिला। वोट किसको दोगे, मोदी को? नहीं। वो कहते समूसा आदमी के अंदर की शर्म उसके चेहरे पे दिखती है, हालांकि वो कहता है, लेकिन उसकी शर्म दिखती है। तो क्यों शर्मा करके आंखें झुकाना। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे एक विशेष मुद्दे पर, और जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं आप सबकी जानी पहचानी मंजरी अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद मंजरी जी। आज का जो विषय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने 2024 लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद ये मुद्दा जो है बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। मुद्दा ये है कि मुसलमानों को आप कितना भी वोट के लिए आप कितना भी काम करवा लीजिए, लेकिन वो आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि 2024 में कई सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेगी जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें या फिर जो भी सरकार की नीतियां हैं, उसका फायदा मुसलमानों को मिला है। मैं ये नहीं कह रही कि मुसलमानों को ही मिला है। इस देश में जितनी भी सरकार की नीतियां होती हैं, उसमें कहीं पे भी किसी के भी साथ इंस्टीट्यूशनल लेवल पर कोई भी भेदभाव नहीं होता, तो मुसलमानों के साथ भी नहीं होता है। लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी को अनाउंस किया गया था एक प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर, तब से लेकर एक खौफ बनाया गया मुसलमान समाज के अंदर कि मोदी आएंगे तो मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा बुरा होगा, उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। उसके विपरीत मुसलमानों के लिए मोदी जी ने काफी काम किया बिना किसी भेदभाव के। बल्कि यूं कहना चाहिए कि सरकार की नीतियों का मुसलमानों को ज्यादा फायदा मिला। गरीबी रेखा से नीचे होने की वजह से, चाहे किसान सम्मान निधि की बात करें, चाहे आवास योजना की बात करें, ऐसे बहुत सारी जो सरकार की नीतियां, उसका फायदा मुसलमानों ने लिया। लेकिन उसके बावजूद भी वोट नहीं दिया। और ये कश्मीर में भी देखने के लिए नजर आया। बहुत सारे लोग लगातार, आप वहां गए, जो भी रिपोर्टर्स कवर कर रहे थे, तो लोगों से बात हो रही थी, तो बता रहे थे कि बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वोट नहीं देंगे। तो ये जो मानसिकता है, इस पर बड़ी खुलकर चर्चा हो रही है कि आखिर क्या वजह है, इतना काम करने के बाद भी मुसलमान मोदी जी को वोट क्यों नहीं देते। वोट उन्हीं को देते हैं, या तो वो मौलाना हो या फिर मौलाना रूपी लिबरल पार्टियां हो। किस तरह से देखती हैं आप इसको? एक सिस्टम बनाया गया था जिसमें फतवे जारी किए जाते थे वोट देने के लिए। तो जो फतवे जारी कराता था वो पॉलिटिकल पार्टीज का ब्लू आइड बॉय होता था। अब इस जी। ब्लू आइड बॉय को तो बहुत कुछ मिलता था, सहूलियतें और आदि। लेकिन जो जनता होती थी वो सारी महरूम रहती थी उन सब फैसिलिटीज से जिस जो उसका मतलब भारत की जनता होने के कारण उसका हक था। तो ये सिस्टम अभी भी चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि मोदी जो काम कर रहे हैं ना, वो कॉमन मैन के लिए कर रहे हैं। एंड दैट ब्लू आइड बॉय इज नॉट गेटिंग एनीथिंग। वो उसको ब्लू आइड बॉय को जब नहीं मिल रहा तो वो जो है अपने उसके लिए नुकसान है। तो वो ये फतवा देता है, अभी भी लोग सुनते हैं उसकी, कि आप मोदी को वोट ना दें। मोदी आएगा तो हिंदू मुस्लिम राइट होंगे, वो तो मोदी नहीं था तब भी हो रहे थे। मोदी आएगा तो मुसलमानों को जो है नुकसान होगा। लेकिन अब आप 10 साल देख चुके हैं, एक लंबा पीरियड। तो अगर होना होता तो हो गया होता अब तक। अच्छा, मोदी 2002 से सत्ता में है, पहले गुजरात की और उसके बाद यहाँ पर। तो जो चीज हुई उसको, वो वहां पर गुजरात में भी उन्होंने डेवलपमेंट, दंगा रो करके डेवलपमेंट किया। और भारत में भी दंगे ब्लास्ट ये सब हो करके रुक करके अब डेवलपमेंट की राह पे चल रहा है। डेवलपमेंट में क्या है, मैं ज्यादातर आपकी लेडीज को एड्रेस करना पसंद करती हूँ कि भाई आप लोग माँ हैं, आपके बच्चों को खाना आ रहा है ना। गरीबी की रेखा के नीचे जीने वालों के साथ सबसे बड़ी चीज क्या होती है, अगले वक्त की रोटी जो आपको मिल रही है। जो जेन्यून है उनको घर भी मिल रहा है, बिजली भी मिल रही है, सोलर पैनल्स आगे मिल रहे हैं,
टॉयलेट्स भी बन रहे हैं, जिसका भी जो लेवल है वो उसको सहूलियतें मिल रही हैं। अब इतना मिलने के बावजूद भी अगर आप उन लोगों के लिए वोट करेंगे जिनका कोई मॉडल नहीं है, उनके दो मॉडल है, एक मोदी हटाओ और दूसरा क्या है, हमको लाओ, और फिर हम आएंगे तो वही दंगे फसाद। आप ना, एक छोटी सी बात है, दंगे में जो लोग दंगा करने जाते हैं, अब आप देख रहे हैं संभल में पत्थर फेंकने गए, अब उन सबके घरों में जांच हो रही है, तो ट्रबल किसको हो रही है? आप किसी एक व्यक्ति के भड़काने पर गए, अब उसका वो व्यक्ति तो जो झेलेगा वो अलग है। आपकी एक गलती थी, आपने उसकी बात मानी, और कितना लंबा समय होता रहेगा, आप उसको झेलते रहेंगे। हर एक ने, ये भारत की एक टेंडेंसी है कि घर के आगे 1 फुट बढ़ा लिया, बना लिए, ये जरा सा इसको जो इंक्रोचमेंट कहते हैं, अब सबके घर का वो टूट रहा है। ओके, जिसने ज्यादा किया उसका तो टूटना चाहिए, पर 1-2 इंच 1-2 फीट को हम एनक्रोचमेंट भारतीय जनता नहीं मानती है। ठीक है, लेकिन अब तो नाप नाप के वो 1-2 फीट भी मतलब तोड़ा जा चलता रहा है। है। हाँ, वो चलता है। तो ये सारी चीजें, तो दिक्कत किसको है? अब लोग मोदी जी पे क्या प्रेशर डालें? जिसका साथ उसका विकास। छूटेगा कौन? छूटेंगे वही लोग जो सारा विकास पा करके भी वोट नहीं दे रहे हैं। भाई देखिए, आपको भी कहने में मैं अक्सर देखती हूँ, घर मिला, हाँ मिला, अनाज मिला, हाँ मिला, ये मिला, हाँ ये इस योजना का लाभ मिला, वजीफे मिले, सब कुछ मिला, वोट किसको दोगे? मोदी को? नहीं। वो कहते समय उस आदमी के अंदर की शर्म उसके चेहरे पे दिखती है, हालांकि वो कहता है, लेकिन उसकी शर्म दिखती है। तो क्यों शर्मा करके आंखें झुकाना? अब 5 लोगों की हत्या हुई संभल के केस में, मैं उनकी माओ से पूछना चाहूंगी, आपकी क्या गलती थी? कोख आपकी, आपके घर में एक लाश आई है, जो कट्टे लेके गए, भाई वहां पे पाकिस्तानी कारतूस मिला, अमेरिकन कारतूस मिला, तो ये सब जो कट्टे लेके गए थे, तो भाई दुख तो आपको हुआ ना, आपने उस बच्चे को पैदा किया, इतने कष्ट से पाला पोसा जवान किया, और एक मौलवी के कहने के कारण वो नहीं रहा अब। तो आपके लिए तो जिंदगी भर का दुख है, उसके लिए डिस्पोजेबल है आपका बेटा, डिस्पोजेबल है आपका घर। अगर बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है, तो आप रात कहाँ बिताएंगी? मौलवी की जिम्मेदारी नहीं है, आप अपनी बेटी बहुएं लेके कहाँ जाएंगी? किस तरह की मार आपके ऊपर पड़ेगी? वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसको तो इस बात के पैसे मिल जाएंगे, पर आपका क्या? आपके पास से तो सब जा रहा है ना। तो हमको थोड़ा सा समझदार होकर के ये देखना चाहिए कि मेरा फायदा किसमें है। अब इसको कवर करने के लिए वो जन्नत के सपने दिखाते हैं, तो मोहतरमा मैं आपसे ये कहूंगी, जन्नत तो आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। फिर उसके सपने देखें या ना देखें, बात तो बेकार ही है। अपने घर को संभालिए। जो एक बहुत बड़ी चीज आपको मोदी सरकार ने दी है, वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया है, जिसके कारण अब आप अपने घर में कुछ बोल तो सकते, वरना तो बोल ही नहीं सकते थे। तो वो व्यक्ति आगे आपके लिए और काम कर सके, ट्रिपल तलाक खत्म कर दे, यूसीसी ले आए, तो वो तो आपको भी देना पड़ेगा, ताकि आपकी जिंदगी सिक्योर हो। वो अगर मदरसे में आपके बच्चों को जाने से डायरेक्टली नहीं रोक सकता, वो आदिल और फाजिल की डिग्री रोक रहा है, ताकि आपके बच्चे प्रॉपर चीजें पढ़ के निकलें, अच्छी नौकरी पाए, अच्छा कारोबार करें, कुछ पैसा रुपया घर में आए, तो एक गहना आपके शरीर पे आए, वो आपके भले के लिए काम कर रहा है। इनको क्या चाहिए? ये जितने भी हैं वो ये कहेंगे कि भाई तुम डॉक्टर बन गए हो, तो चलो अब गोलियां दो, गलत। तुम इंजीनियर बन गए हो, तो बम बनाने की स्कीम और ये सब। अभी एनआईए की जांच में निकला है कि मदरसे से ट्रेन उड़ाने की तकरीर दी जा रही थी, सिखाया जा रहा था। जो लोग ट्रेन उड़ाने जाएंगे, क्या वो बच पाएंगे? नहीं। तो भाई, अपराधी आप बना रहे हैं, फिर घर आपका जाएगा। अब ये नहीं है कि वो बच्चा जाएगा, अब तो घर भी जा रहा है, और लोगों के केस खुल रहे हैं। तो इस पूरे सिलसिले को रोक सकती हैं आप धीरे धीरे। अब आप लोगों की सेंसेस होंगे, ये सब आप लोगों की आवाजों को सुना जाएगा,
तो सामने आइए और बोलिए और अपने शौहर को कन्विंस कीजिए, बेटों को कन्विंस कीजिए, ताकि एक शांतिपूर्ण माहौल हो, आपके लिए भी उसमें कुछ अच्छा हो और दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा हो। जी। जी। मंजरी जी, ये जो आपने सारी बातें कही हैं, क्योंकि मैंने ट्रिपल तलाक पर काम किया बहुत सालों एक्सटेंसिवली पूरे देश के अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग विक्टिम से बात की, उनका इंटरव्यू किया, उस पे डॉक्यूमेंट हम लोगों ने बनाया इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही, जो उस समय लॉ मिनिस्टर थे रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने संसद में जब ट्रिपल तलाक पे बहस हो रही थी, तो उसका उन्होंने रेफ़रेंस भी दिया था। तो इतना काम हमने किया और आज भी इनफैक्ट हमारी पिटीशन भी है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में। तो महिलाओं के अधिकार को लेकर मैं बहुत एक्सटेंसिवली काम करती आई हूँ। मैं आपसे ये इस बात के लिए बता रही हूँ कि आज भी जब किसी को कोई परेशानी होती है देश के किसी भी कोने से मुस्लिम महिला को, तो वो मुझे याद करती है कि मेरे साथ ये हो गया है, मदद कर दीजिए। बात ये है कि जब हम खुलकर देश की बात करते हैं, तो वो हमें इस्लाम से खारिज, इस्लाम से भटका हुआ, आरएसएस वाला, बीजेपी वाला, बिके हुए, भटके हुए, मतलब हर चीज़ हमें हर तरह की नेगेटिव टाइटल दे देते हैं। मदद के लिए हमारी याद आती है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं एहसान कर रही हूँ, ये मैंने खुद चुना है और मैं इसको अपना फ़र्ज़ मानती हूँ। क्योंकि हमें अपने समाज को बदलना है और हमें अपने देश के लिए काम करना है, ये मकसद है। लेकिन मैं मानसिकता की बात कर रही हूँ कि जो मानसिकता वहाँ पे नज़र आती है, वो मानसिकता की मैं भी भोगी हूँ। आखिर इस मानसिकता को बदलने का क्या ही मंत्र है? क्योंकि आप कितना ही कर लीजिए, मानसिकता क्यों नहीं बदल पा रही है? एक छोटा-सा जुमला निकलता है कि आप इस्लाम के खिलाफ हैं और उसके बाद जो आपका किया धरा है, वो सब ज़ीरो हो जाता है। और वो मुसलमान जो वो मौलाना जो इस्लाम के नाम पे लोगों को भटका रहे हैं, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, मदरसों में जो भी शिक्षा दी जा रही है, ऑल्दो सरकारों ने इतने सालों में कोई ध्यान नहीं दिया। तो आखिर उस पर कोई क्यों खुलकर नहीं बात कर रहा है? क्यों बदलाव के लिए या आखिर कैसे बदलाव के लिए? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कैसे कैसे मुमकिन हो सकता है? आप बताएँ प्लीज़। को अपने डर को खत्म करना होगा। अंदर एक डर बैठाल दिया, इस्लाम से खारिज है। भाई, इस्लाम की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, उसमें ये कहते हैं कि मेरे और मेरे अल्लाह के बीच में कोई नहीं है। तो ये कौन हो गए आपको इस्लाम में लाने वाले और ये कौन हो गए आपको खारिज करने वाले? एक इतना सा डर निकाल दीजिए। आप कहते हैं वो रहनुमा है, तो आपके बच्चे की अच्छी परवरिश हो, उसको अच्छा जॉब मिले, आपके घर में शांति रहे, इसके खिलाफ हो जाएगा क्या? आप कहते हैं कि वो रहम दिल है, तो जब तक जाकर के आप दो चार का दिल ना दुखाएं, वो खुश नहीं होगा क्या? देखिए, आपकी ही जो बातें कही जाती है ना, वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती हैं उन जगहों पे। तो अगर जी। आप इस्लाम से खारिज होने का एक छोटा सा डर छोड़ दें, तो आपको काफी हद तक डायरेक्ट कांटेक्ट रखिए ना। आप लोग 5 बार नमाज पढ़ते हैं, सब कुछ है, तो अपने दिल की बात डायरेक्ट कहिए। बीच में अल्लाह और आपके बीच में कोई नहीं है। अगर मौलवी आ गया या मुफ्ती आ गया, कुछ कोई भी आ गया और वो आपको खारिज और वाजिद इसके बीच में फंसा रहा है, तो वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है ना। अब उससे सर्टिफिकेट, आप अल्लाह से सर्टिफिकेट नहीं ले रहे हैं, आप उस व्यक्ति से सर्टिफिकेट ले रहे हैं। और जब आप उस व्यक्ति से सर्टिफिकेट लेने की चक्कर में पड़ते हैं, तो सारी गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए डायरेक्ट कनेक्शन पे मैं कहूंगी विश्वास रखिए और अपने दिल की सुनिए, क्योंकि अल्लाह बोलेगा तो भाई, मौलवी की दिमाग में बोल सकता तो आपके दिल में भी तो बोल सकता है। आप कोई कम प्यार करते हैं ऐसा तो नहीं है। तो वहां की सुनिए और जो आपके और आपके परिवार के लिए, बच्चों के भले के लिए, उसके लिए काम कीजिए। अल्लाह आपकी फैमिली के खिलाफ नहीं है कि जब तक दो चार लड़के जाकर के पत्थरबाजी नहीं करेंगे तब तक आप लोग वाजिब नहीं होंगे। ये सब नहीं है। ये बनाए गए नॉर्म्स हैं ताकि आपको गुर्बत में रखा जाए, आपके घर में कांस्टेंट प्रॉब्लम्स बनी रहें और आप उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए इन्हीं दो चार लोगों के पास जाते रहें जो इस प्रॉब्लम का कारण है। देखिए, आप जितने भी देश है, ये पाकिस्तान का मैं एक एग्जांपल देती हूँ। 1947 में हमसे अलग हुआ। बहुत बड़ी उपजाऊ भूमि थी, बहुत सारा दरिया का पानी था और जब तक वहां पर हिंदू थे, बहुत मेहनती लोग थे और वहां एक खुशहाल सूबा था।
फिर वहां पे मारकाट सब कुछ शुरू हो गई। पाकिस्तान बनने के बाद हिंदू खत्म होने लग गए। आज वहां पर पानी है, पर क्या आप अपना गेहूं, वो वीट रिच बेल्ट थी, सबसे ज्यादा वहां गेहूं उगता था। अब पाकिस्तान क्या अपना गेहूं उगा पा रहा है? क्या अफगानिस्तान अपना गेहूं, आप ये भारत के टुकड़े थे, हिस्से थे, अब ये टुकड़े कर दिए गए हैं। बांग्लादेश देख लीजिए, कितनी खुशहाली में, पहले आप हमसे लड़िएगा हिंदुओं से, ठीक, फिर आपस में लड़िएगा। वहां पर ये सब भी हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है, दोनों तरफ। पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में लड़के अलग हुए। तो ये लोग अगर सही बता रहे होते तो पाकिस्तान नेक्स्ट टू जन्नत होता। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर इनकी जो तालीमें हैं वो सही हैं तो पाकिस्तान जन्नत होता, बांग्लादेश जन्नत होता, अफगानिस्तान तो जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत होता। आप, कई सीरियल बने, कैलिफैट करके नेटफ्लिक्स पे एक सीरियल है, जहां वो बिल्कुल देखना चाहिए और उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि किस तरीके से आपको एक झूठ के व्यापार में फंसा करके आपका दोहन हो रहा है। और दोहन सिर्फ एक वाक्य से हो रहा है, आप इस्लाम से खारिज हैं। एक इस चीज को अगर आप अपने दिल से निकाल दें तो सारी चीजें बाकी आप सही कर सकते हैं। और वोट उसको दीजिए जो आपके भले के लिए काम कर रहा है, जो फतवे निकाल के आपके दुखों को बढ़ा रहा है। अगर आप उसकी सुनते रहेंगे, अब वही चीज है, माधवी लता का मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। उनका कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं था, वो तो शांति से उन लोगों के लिए काम कर रही थी जिनको जरूरत थी। लेकिन ठीक है, उनको उनका काम देख करके अचानक उनको टिकट दे दिया गया, वो वोट मांगने गई। अब वो इंसान जो अब 20 साल से आपके लिए काम कर रहा है, एक लंबा अरसा हो गया काम करते हुए, पलट के उसने कुछ नहीं चाहा, अगर आप उसको भी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, वोट देने नहीं जा सकते हैं, फिर आपके लिए कौन करेगा? आपने अपने मददगार से खुद को काट करके अपने आप को उन चंगुलों में फंसा लिया जो आपके पैरों में लोहे की बेड़ियां बांध के रखते हैं, आपको पढ़ने नहीं जाने देते, बुर्के नकाब इन सब में फंसा के रखते हैं। तो ये कोई बेहतर स्थिति नहीं है। ऊपर से इतने सारे बच्चे, जब आपके पास इनकम कम है तो बच्चे भी कम रखिए ताकि सहूलियत से जिंदगी जी जा सके। तो हर वो काम आप करेंगे जो आपके लिए बुरा है, चाहे वो किसी भी केस में फंस के, तो इसका फिर अंजाम पड़ोसी तो नहीं भुगतेगा। निकलने का बिल्कुल, तरीका बहुत सिंपल है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही कहा, अंजाम तो खुद ही भुगतना पड़ता है और कहीं न कहीं एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक रहा है वो ये कि ज़रा-सा आप आवाज़ उठाइए, आपको इस्लाम के खिलाफ बोल दिया जाता है कि आप इस्लाम के खिलाफ जा रही हैं। वो ये नहीं कहते कि सपोज़ मैंने कुछ किया या आपको मैं कहूँ कि मंजरी जी ये आपकी बात सही नहीं है, आप गलत कर रही हैं, तो आप कहें कि आपने सनातन के खिलाफ बात की है। तो ये सीधा एक इंसान के अंदर खौफ बैठ जाता है कि अरे हमें एकदम से धर्म के खिलाफ बताया जा रहा है, तो पूरी सोसाइटी हमारे अगेंस्ट आ सकती है और हमारे तो मज़हब में ये है कि अगर कोई इस्लाम के खिलाफ गया तो उसको सतन से जुदा भी किया जा सकता है। तो लोगों के अंदर बड़ा खौफ आ जाता है और वो आवाज़ उठाकर भी आवाज़ नहीं उठाने के लिए उनके अंदर हिम्मत आती है। जबकि हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, उसके बावजूद भी एक खौफ लोगों के अंदर है, वो खौफ यहीं पे नज़र आता है भारत में क्योंकि हम और जो इस्लामिक नेशंस हैं वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पर मौलाना, मौलवियों का इतना ज़्यादा रोल सोसाइटी के अंदर नहीं है। हमारे यहाँ इन मौलानाओं को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? मजरी जी? आपका डर ही बनाता है, वरना ईरान में तो मौलवियों की टोपियां उछाल रहे हैं। अच्छा, सर तन से जुदा करने जो भीड़ आएगी, उस भीड़ का हिस्सा भी तो आप ही लोग हैं। आप भीड़ का हिस्सा बनना बंद कर दें, आपकी जानें बख्श दी गई। सिंपल सी चीज है। फिर आप अपना, देखिए हम लोगों ने भी किया है कि जहां पंडित गलत हुआ हमने उसको छोड़ दिया, अपना डायरेक्ट कनेक्शन रखा या आजाद ख्याल से जिए। अब सऊदी अरब जहां से निकला है इस्लाम, वहां पर सारी चीजें हो रही हैं, जी। लड़कियां गाड़ी भी चला रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो वो तो इस्लाम से खारिज नहीं हुए। नहीं, इंडियन सर्टिफिकेट। मुल्ला तो उनको भी एमबीएस को भी इस्लाम से खारिज कर तो अच्छा,
बीएस को कोई फर्क पड़ा? मैं एक ही चीज पूछ रही हूँ, आपने इस्लाम से एक दफा खारिज किया हो या 1 लाखवीं दफा खारिज किया हो, आप ये बताइए उन्हें कोई फर्क पड़ा? अगर नहीं पड़ा तो बस यही चीज सीखनी है भैया, उन्हीं सीख लो। ये आपको इस्लाम में खारिज करें या रखें, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये खत्म तो सारी तरक्की के रास्ते आपके सामने खुले हैं। आपका डर ही आपको कैद किए हुए है। आप उस डर के चक्कर में आप जाते हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने। आप अपने डर को खत्म कर दीजिए, आप आजाद हैं। लेकिन ये डर कोई बाहर से आके व्यक्ति आपका खत्म नहीं कर सकता, खुद आपको इस पे काम करना होगा। बिल्कुल, और अपने डर के पे हमें खुद ही काम करना होता है, और जो हमारे आस-पास जो इस तरह के बंधन हैं जिसकी वज़ह से तरक्की रुक रही है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसको भी हम बेहतर तरह से समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है मंजरी जी कि मुसलमान महिलाओं में ख़ास तौर से, वैसे तो हम अगर भारतीय समाज की बात करें, समाज में महिलाओं को अपने अधिकारों की उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, और मुसलमान महिलाओं में तो बिल्कुल नहीं है। तो जब उनके अंदर अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है, तो वो किस तरह से इतनी हिम्मत लेकर आए। लेकिन पिछले 10-12 सालों में बहुत ज़्यादा बदलाव हमने देखा है, और उस बदलाव के लिए हमने बहुत काम भी किया है, बहुत सारे लोगों ने काम किया है। तो ये जो बदलाव आ रहा है, आपको लगता है कि ये अच्छा है और इसको कंटिन्यू रहना चाहिए, ताकि हम एक दिन देखेंगे कि मुसलमान भी मेन स्ट्रीम से जुड़ जाएँ और एक बिल्कुल एकदम इंटीग्रेट हो जाएँ, बिल्कुल अलग ना लगें कि अरे! ये तो कुछ अलग से हैं। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आ जाए, सब एक जैसे हों, सबको समान अधिकार हों, सही मायने में। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल मानती हूँ, तब से फॉलो कर रही हूँ जब आप फतेह का फतवा में आती थी तारिक फतेह जी के साथ। ठीक है, तो आप एक जीती जागती सुंदर उदाहरण है उनके पास कि आप आज भी इस्लाम को फॉलो कर रही हैं और कोई दिक्कत नहीं है, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रही हैं, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। तो मैं कहूंगी ठीक है, एमबीएस को देख लीजिए, अंबर जैदी को देख लीजिए, रूबिका लियाकत को देख लीजिए, आपके बीच में ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं। लेकिन अगर आप आरफा खानम शेरवानी को फॉलो करने जाएंगे तो फिर ऐसे ही किसी चक्कर में फंस जाएंगे। मैं खुल के कह सकती हूँ, अंबर जैदी का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, पर आरफा खानम शेरवानी का है। तो दोनों में से एग्जाम्पल तो आपको चूज करना है। अगर आप अच्छे एग्जाम्पल को चूज करेंगे तो नतीजे अच्छे निकलेंगे। सिंपल है, जो आपके बुरे वक्त में मदद करने आए, ना कि आपको खा ये सब देखिए, एक दो मैंने केसेस देखे, कहे जाते हैं चाहे जो कुछ भी, मदरसे में गई है लड़की, उसके साथ कुछ गलत हो गया, बिल्कुल। अब वो जिंदगी भर के लिए डर चुकी है बेचारी बच्ची। तो इस तरह की चीजों को जो जस्टिफाई करते हैं, मतलब महिलाओं के ऊपर बोलना है लेकिन मंच पे एक भी महिला नहीं है, तो ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, आपकी तरक्की की राह में बाधा है। जो आज भी ये मानते हैं इस मॉडर्न जमाने में कि एक औरत को अपने वो विरोध किसी अपराध का को रखना है तो उसको 4 लोगों की गवाही लगेगी, वो खुद बोल रही है कि क्या ये काफी नहीं है? तो जो आपको इज्जत नहीं दे सकते, आप उनकी बात सुनेंगी रादर देन जो आपके हकों के लिए काम कर रहा है, उसके लिए गाली खा रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, मेहनत कर रहा है एटलीस्ट। तो चॉइस हमेशा आपके पास है। आप अपने डर को किनारे रखिए, इनकी पकड़ आपके ऊपर से, आपके समाज के ऊपर से खत्म हो जाएगी। फिर आप भी आराम से वो करिए। दुबई विकास कर रहा है, सारी कंट्रीज वो कर रही हैं, बहुत सारे प्रोग्रेसिव लोग होकर के आराम से जीवन जीते हैं। आप भी जिए, हर चीज की सुविधा उठाइए जो आपके लिए है। और उसके बाद लेकिन हर एक के लिए ये नहीं है। अगर एक दो एग्जाम्पल हैं जिसमें माओ ने अपने बेटे जो जिन्होंने इस्लाम से परेशान होकर इस्लाम छोड़ा, उनके खिलाफ गवाही दे दी, ये सब कर दिया। तो एक ऐसे अगर एग्जाम्पल्स होंगे तो फिर ये दुख की बात है। लेकिन आप अगर एग्जाम्पल बने, अंबर जैदी जैसा बन जाए, तो आपको अक्रॉस इंडिया आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। मतलब मैं आपके धर्म से नहीं हूँ, पर अंबर जी की फैन हूँ, अरे! तो इट्स नॉट। धन्यवाद आपका। इतनी महान नहीं हूँ मैं, बस छोटा-मोटा जो कर्तव्य है वो अपना निभाने की कोशिश करती हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं।
जी। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, आप ही को फॉलो कर लें। जी। अरे हम बस ये कोशिश करते हैं कि वो जो संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं, उनको आप उससे अवगत हों, अपने अधिकारों की माँग करें और किसी भी नाजायज़ बात को बेवजह ना मानें और इस तरह से आप खुद अपना नुकसान कर रही हो। इतने वर्षों आपने अपना नुकसान किया है और कुछ सरकारों ने भी देश की इस समाज की महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा है। 80 के दशक में जो शाबानों के साथ हुआ, वो तत्कालीन सरकार ने उस वक़्त लाखों की जो भीड़ इंडिया गेट पे इकट्ठी हुई थी, उसके प्रेशर में आके एक वृद्ध महिला को उसके अधिकार से वंचित किया, जिसका खमियाज़ा दशकों तक भारत की मुस्लिम महिलाओं ने अ, भुगता और फाइनली कोर्ट पहुँची अपने अधिकार की माँग करने के लिए, फिर उनको वो अधिकार मिला। लेकिन आज भी मैं ये मानती हूँ कि भारत की सभी महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिलते हैं क्योंकि हमारे देश में जो पर्सनल लॉज़ हैं वो धर्म के आधार पर हैं और संविधान हमें सबको समान अधिकार सुनिश्चित करता है, लेकिन हमारे यहाँ क्रिमिनल कोड प्रोसीजर समान है, यूनिफाइड है, लेकिन जहाँ पर समान अधिकार होने चाहिए, वहाँ पे समानता नहीं है। मतलब आप मंत्री, मैं अंबर हूँ, इससे हमारे जो बेसिक ह्यूमन राइट है, वो कैसे डिफरेंट हो सकते हैं? तो ये बड़ा सवाल है जो कि खुद ही कॉन्ट्रडिक्टरी है कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में। तो मुझे लगता है इन सारे कॉन्ट्रडिक्शंस को खत्म होना चाहिए। समानता के अधिकार को लागू होना चाहिए ताकि हम सही मायने एक में कह चीज़ मैं सकें कहूँगी यहाँ पर, जी, एक चीज़ कहूँगी, जिन लोगों ने मोर्चा निकाला वो आपके अपने ही लोग थे। जी, जो बिल्कुल, आपके हक में खड़े हो रहे थे, वो हम लोग थे, और जो आपके विरोध में खड़े हो रहे थे, वो आपके अपने ही लोग थे। तो स्त्री माता होती है और उसके साथ गुरु होती है। तो अगर ठीक है, आप अपने भाई को और अपने पिता को, अपने पति को नहीं समझा सकती, तो अपने बेटे को समझाना शुरू कीजिए कि जो अन्याय आपको सहना पड़ा, वो आपकी बेटी, बहू, पोती इनको ना सहना पड़े। तो इस चंगुल से आजाद आप ही करा सकती हैं। एक्चुअली केस यही है, आपके अपने लोग आपके खिलाफ है, जिनको आप अपना नहीं मानती, वो आज भी प्रयासरत है कि आपको आपका हक मिल जाए। यूसीसी का विरोध हम नहीं कर रहे, बिल्कुल। आपके अपने बीच से यूसीसी का विरोध आ रहा है। अगर आपके बीच का वो विरोध आप खत्म कर ले जाएं, तो यूसीसी कल लागू हो सकता है, 2025 में लागू हो सकता है। बिल्कुल, और जिन बिल्कुल। लोगों ने शाहबानो को हक नहीं दिलवाया, वोट तो आपने उन्हीं को दिया। और जो शाहबानो केस के लिए आज भी बात करते हैं, आज भी ट्रिपल तलाक इंस्टेंट खत्म करके बैठे हैं, उनको वोट नहीं मिल रहा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपको यूसीसी गिफ्ट करें, तो भाई वोट भी आपको ही देना होगा। बिल्कुल और मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर ध्यान दें और ये जो एक बहुत अहम मुद्दा अभी भी बाकी है, जिससे भारत की महिलाओं को समानता का अधिकार मिलेगा वो लाना सुनिश्चित करें क्योंकि बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सिम्प्लिफाइड हो जाएगा हमारा जो पेंडेंसी ऑफ केसेज़ है, वो भी कम होगा क्योंकि बहुत ज्यादा। इतनी कॉम्प्लिकेटेड लॉज़ हैं, ये वो धर्म कानून। तो वो भी काफ़ी कुछ सिम्प्लिफाइड हो जाएगा। माधवी जी सॉरी मंजरी जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए क्योंकि हम माधवी जी के बारे में बात कर रहे थे इसलिए माधवी निकल गया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्ते।